सिंध हाई कोर्ट में आसफ अली जरदारी की जानिब से दायर की गई रिट पिटीशन नंबर 161/2008 उनके वकील अबू बकर जरदारी की जानिब से जनाब जरदारी का जो हल्फिया बयान मुरसल किया गया है, इसमें जरदारी साहब ने खुलकर लिखा है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बहुत ढूंढा, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें बीबी शहीद की कोई भी वसीयत नहीं मिल सकी। इसलिए उन्होंने अपने इस हल्फिया बयान में अंग्रेज़ी के ये दो अल्फाज भी ऐड किए, शी डाइड इंटेस्टेट, कोई वसीयत किए बगैर दुनिया से रुखसत हो जाना। तो जब वो सिंध हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन में हल्फिया बयान में ये इकरार करते हैं कि बीबी शहीद ने अपनी ज़िंदगी में कोई वसीयत नहीं की, तो फिर ये पार्टी की चेयरमैनशिप और दूसरी वसीयतें कुछ समझ में नहीं आती। कहा जाता है कि जनाब फ़ारूक नाइक अच्छी अंग्रेज़ी लिखने में बहुत महारत हासिल रखते हैं। अगर फ़ारूक नाइक साहब से पूछा जाए तो शायद वो बता दे कि बीबी की कोई वसीयत थी भी या नहीं, लेकिन इसके लिए उन्हें खुदा को हाज़िर नाज़र जानकर कहना पड़ेगा कि बीबी शहीद ने कौन सी वसीयत की थी और उसमें क्या लिखा था। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जब इमरान खान पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं तो उनके मुंह से निकलने वाले करप्शन के अल्फाज खुद उन पर थू थू कर रहे होते हैं। भुट्टो फैमिली का इमरान खान पर करप्शन की बात करना ऐसे ही है जैसे सन्नी लेमन फाशी और यानी के खिलाफ वसीयतें और नसीहतें कर रही हो। आज हम आसफ अली जरदारी की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गई वसीयतों पर अपना वीलॉग करेंगे। 30 जनवरी 2007 को लाड़काना में पीपल्स पार्टी ने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के सामने इंकशाफ किया कि बीबी साहबा शहीद ने दुबई से पाकिस्तान रवाना होने से पहले 16/8/2007 को अपनी लिखी गई वसीयत, जो फ़िलहाल बिलावल भुट्टो जरदारी की मलकियत है, अपनी मौत की सूरत में आसफ अली जरदारी को पीपल्स पार्टी का इस वक्त तक शरीक चेयरमैन का ओहदा संभालने की वसीयत की है जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी 25 साल की उम्र को नहीं पहुंच जाते, और जैसे ही वो 25 साल की उम्र का पहुंच जाएं तो वसीयत के मुताबिक पार्टी की क़यादत उनके सुपुर्द कर दी जाएगी। मीडिया को बताया गया कि बीबी की लिखी जाने वाली इस वसीयत में चूँकि ख़ानदान के कुछ मामलात का भी जिक्र है, इसलिए ये वसीयत मीडिया को दिखाने से कासर है। लेकिन जब इस वसीयत की कापी मीडिया के सामने लाई गई तो उसमें ख़ानदान के दूसरे किसी भी मामले का जिक्र तक नहीं था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वसीयत की कापी किसी को भी नहीं दिखाई गई, लेकिन बाद में मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के हाथ से लिखी जाने वाली इस मशहूर 3 वसीयत की कापी 6 फरवरी 2008 को लाड़काना में बीबी की रस्मी चेहलम के बाद पीपी की सेंट्रल कमेटी के इजलास के बाद मीडिया के सामने पेश कर दी गई, जिस पर यह फिक्रा दर्ज था, आई वुड लाइक माय हस्बैंड आसफ अली जरदारी टू लीड यू। बीबी की इस वसीयत में, जैसा कि पहले मैंने कहा है, ख़ानदानी मामलात का आज तक किसी को नहीं बताया गया कि वो क्या थे और कहाँ पर लिखे गए थे और कहाँ लिखे हुए हैं। लेकिन अगर बीबी के शौहर आसफ अली जरदारी अदालत आलिया में दिए गए अपने किसी हल्फिया बयान में ये कहें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी ज़िंदगी में कोई भी वसीयत किए बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं और अपनी जानिब से दावे के साथ कह रहे हैं कि हर मुमकिन कोशिश के बावजूद बीबी की लिखी गई कोई भी वसीयत बस बदकिस्मती से मुझे नहीं मिल सकी, और मुझे अफसोस है कि शी डाइड इंटेस्टेट। ये अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं, और ये अल्फाज अभी मैंने अपने वीलॉग में कहे हैं, ये जरदारी साहब ने किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस, किसी तकरीर या ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में नहीं कहे, बल्कि ये वो अल्फाज हैं ये वो तहरीर है जो जनाब आसफ अली जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट में अपने वकील अबू बकर जरदारी की वसातत से दायर की जाने वाली रिट पिटीशन नंबर 161/2008 में बतौर हल्फिया बयान दाखिल की। इस पिटीशन में जो उन्होंने 4 मार्च 2008 को सिंध हाई कोर्ट के रूबरू दायर की है, इसमें उन्होंने अपना हल्फिया बयान दिया है कि बेनज़ीर अपनी ज़िंदगी में कोई वसीयत
किए बगैर इस दुनिया से रुखसत हो गई। बीबी शहीद ने अपनी ज़िंदगी में कितनी वसीयतें लिखी है, उनकी अब तक कितनी वसीयतें सामने लाई गई, इस पर आगे चलकर बात होगी। लेकिन मीडिया और अवाम के सामने अभी तक इनकी एक ही वसीयत सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत की सूरत में अपने शौहर आसिफ जरदारी को इस वक्त तक पार्टी क़यादत संभालने का इख्तियार दिया जब तक बिलावल 25 साल की उम्र तक नहीं पहुँचे। कुछ ऐसे अदालती कागजात भी हैं जिनमें आसिफ अली जरदारी की जानब से हल्फिया बयान देते हुए अदालत आलिया सिंध को बताया गया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो किसी भी किस्म की वसीयत किए बगैर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, इसलिए उनकी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का मुझे और मेरी औलाद बिलावल, बख्तावर और आसफा को कानूनी वारिस तस्लीम करते हुए सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में तदफीन के बाद लाड़काना में पीपी की सेंट्रल कमेटी के इजलास के शुरका के सामने इनकी लिखी जाने वाली जो आखिरी वसीयत पढ़ कर सुनाई गई, इसमें तहरीर था कि इनकी मौत की सूरत में इनके शौहर आसिफ अली जरदारी बिलावल की 25 बरस उम्र होने तक पार्टी चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे और इसमें किसी जायदाद की तकसीम पर जिक्र तक नहीं किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11 अगस्त 1997 की लिखी जाने वाली एक और वसीयत भी सिंध हाई कोर्ट के सामने लाई गई, जिसमें इनकी मौत की सूरत में बैरून मुल्क मौजूद उनकी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद मुनव्वर तालपुर और फरियाद तालपुर के नाम की गई। मोहम्मद अहमद नामी एडवोकेट ओथ कमीशन की तस्दीक करदा इस वसीयत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिखे हुए अल्फाज ये हैं कि मैं बेनज़ीर जरदारी ज़ौजा आसिफ अली जरदारी हाल वकीम 48 वेस्ट बोर्न पार्क रोड लंदन W2 बकामी होश हवास अपनी लास्ट विल करती हूँ कि पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह पर मेरी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का मेरे बच्चों के 25 साल की उम्र का पहुँचने तक फयाज तालपुर और उनके शौहर मुनव्वर तालपुर को गार्डियन मुकर्रर किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में दायर की जाने वाली इस पिटीशन के सफ़ा अव्वल पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लिखी जाने वाली जो वसीयत मुंसलिक की गई है, इस वसीयत को सामने रखें तो वसीयत की तीसरी लाइन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसमें सिर्फ अपनी बैरून मुल्क जायदाद और असासों का जिक्र किया है। लेकिन वाक़फ़ान हाल का कहना है कि मोहतरमा फरियाद तालपुर की जानब से सिंध हाई कोर्ट में 21 बरस कबल लिखी जाने वाली इस वसीयत की रोशनी में दायर की जाने पिटीशन में गवादर के 2 प्लाट और 70 क्लिफ्टन कराची का आधा हिस्सा और लाड़काना नडेरो हाउस की जायदाद भी इस वसीयत में शामिल कर दी गई। इस वसीयत की फ़ोटो कापी कराची से शाया होने वाले एक अंग्रेज़ी महानामे के पास बतौर रिकॉर्ड मौजूद है, जो मैं देख चुका हूँ। इस वसीयत की सत्र 3 और 4 में साफ अल्फाज में लिखा गया है कि इससे पेशतर अगर मैंने कोई वसीयत लिखी है तो उसे आज से मनसूख किया जाए। और 31 अगस्त 2008 को सिंध हाई कोर्ट की जानब से मोहतरमा फरियाद तालपुर और उनके शौहर मुनव्वर तालपुर को बेनज़ीर भुट्टो की तमाम जायदाद का गार्डियन मुकर्रर करने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट में दायर की जाने वाली रिट पिटीशन में आसिफ अली जरदारी की जानब से अदालत अहलिया को बताया गया कि इनकी मरहुमा बीवी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी ज़िंदगी में कोई भी वसीयत किए बगैर इंतकाल कर गई हैं और मैं आसिफ अली जरदारी अपनी जानब से बहुत कोशिश की कि किसी तरह बीबी साहबा शहीद की लिखी गई कोई वसीयत तलाश कर सकूं, लेकिन अफसोस कि मुझे इनकी लिखी जाने वाली कोई भी वसीयत नहीं मिल सकी। ये हैं इस पिटीशन के अल्फाज जो आसिफ अली जरदारी की जानब से 4 मार्च 2008 को उनके वकील अबू बकर जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट में दायर की। इस पिटीशन का नंबर जैसे कि पहले बताया जा चुका है 161/2008 है। इस पिटीशन के पैराग्राफ 4 में आसिफ अली जरदारी की जानब से सिंध हाई कोर्ट से इस्तदा करते हुए कहा गया, चूँकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो डाइट इंटेस्टेट किसी भी किस्म की वसीयत किए बगैर इस दुनिया से रुखसत हो जाना, इसलिए मुझे और मेरे बच्चों बिलावल, बख्तावर और आशा को उनके कानूनी वारसान तस्लीम करते हुए इनकी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का वारिस होने का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही घपला किया गया। इस वसीयत में हैरानकुन तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर के उस वक्त के वारसान में इनकी वालदा बेगम नुसरत भुट्टो का नाम शामिल नहीं किया जाता,
جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کے مطابق Islamic law governs inheritance issues in Pakistan and implies that Benazir Bhutto's mother should be one of her legal heirs. اب اہم ترین سوال جو سامنے آتا ہے، محترمہ کو اگر اپنی زندگی کا خطرہ تھا تو پھر انہوں نے اپنی وصیت میں صرف پارٹی کی سربراہی کے ایشو کو ہی کیوں لیا؟ اپنی جائیداد اور خاندان کے دوسرے افراد کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگر 1997 میں آصف علی زرداری کی احتساب کمیشن کے سربراہ سیف الرحمان اور نواز شریف کے ہاتھوں گرفتاری کی صورت میں ان کی تمام جائیداد کے بارے میں لندن میں بیٹھ کر اپنی لکھی جانے والی وصیت میں آصف علی زرداری کے خیر سے زندہ سلامت ہونے کے باوجود اپنی نند فریال طاہرپور اور ان کے شوہر منول طاہرپور کو اپنے بچوں کا گارڈین مقرر کرنے کا کیوں کہا گیا؟ ایک بات، جب بھی کوئی پاکستانی کسی غیر ملک میں کوئی دستاویز چاہے وہ وصیت ہی کیوں نہ ہو، کیا اس کے لیے لازم نہیں کہ اس کے متعلقہ ملک میں پاکستانی سفارتخانے سے تصدیق کرائی جائے؟ یہاں پر ایسا کیوں نہیں کیا گیا، بلکہ پاکستان میں موجود ایک اوتھ کمشنر سے اس کی تصدیق کروانا کچھ عجیب سا لگتا ہے، اور اس وصیت میں پاکستانی عدالتوں سے عمل درآمد بھی کرا لیا جاتا ہے۔ کیا ملک کا کوئی قانون دان رہنمائی کرتے ہوئے اسے کسی بھی عدالت کے نوٹس میں لا سکتا ہے؟ یہ پوچھنے سے کس کا روکا جائے گا کہ آصف علی زرداری نے عدالت عالیہ سندھ میں بی بی شہید کی وصیت سے لالمی ظاہر کرتے ہوئے یہ حلفیہ بیان کیوں دیا کہ شی ڈائیڈ انٹرسٹیٹ؟ انہیں محترمہ بینظیر بھٹو کی لکھی ہوئی کوئی بھی وصیت نہیں مل سکی۔ آصف علی زرداری کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی اس پٹیشن کی سماعت جس صورت اور عجیب و غریب طریقے سے کی گئی، وہ بھی اپنی جگہ بہت سے سوالیہ نشانات چھوڑ جاتی ہے۔ مثلا مدعی جناب آصف علی زرداری کی جانب سے ان کے وکیل ابو بکر زرداری وکالت کرنے کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب کی جگہ بطور مدعی بھی پیش ہوتے رہے، جبکہ قانون کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی ایسے مقدمے میں جس سے مالی معاملات ہوں وہاں مدعی کا وکیل بطور مدعی پیش نہیں ہو سکتا، اور اس بات کی تصدیق سابق وزیر قانون بابر وان نے ARY پر ڈاکٹر دانش کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں یہ کہتے ہوئے کی تھی کہ جہاں مالی مفادات کی بات ہو وہاں مدعی کا وکیل خود مدعی نہیں بن سکتا۔ یہ ایک نہیں بلکہ دوسرا نکتہ ہے جو قانون کے دائیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آصف علی زرداری کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں داخل کی گئی پٹیشن میں محترمہ بینظیر بھٹو کے قانونی وارثان کے فہرست میں بی بی شہید کی والدہ بیگم نصرت بھٹو کا نام شامل نہیں کیا جاتا، حالانکہ اس وقت وہ بقید حیات تھی۔ 30 ستمبر 1925 کو ہندوستان میں جب حکومت برطانیہ کی جانب سے وراثتی قانون کا نفاذ کیا گیا تو فیصلہ ہوا تھا کہ محمدن لا کے تحت ہی مسلمانوں کی وراثت تقسیم کی جائے گی، اور اس کی روح سے شیعہ اور سنی فقہ کے مطابق محترمہ بینظیر بھٹو کی جائیداد کے 1.6 سال کی ان کی والدہ بیگم نصرت بھٹو قانونی طور پر وارث بنتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب زرداری صاحب نے یہ پٹیشن دائر کی تو رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے سب سے پہلے اسی غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے فائل متعلقہ عدالت کا بھجوائی، لیکن نہ جانے کیوں سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج خواجہ نوید احمد، جنہیں جنرل مشرف نے 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد 1 سال کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں بطور اڈہاک جج مقرر کیا، انہوں نے نہ جانے کس قانون اور آئین کے حوالے سے محمدن لا میں درج اس پیراگراف کو فیصلہ سناتے ہوئے سامنے نہ رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ سابق جج خواجہ نوید احمد کا ایک ٹیلی ویژن جرنلسٹ اصغر عمر کو دیا جانے والا انٹرویو جو کسی وجہ سے آج تک آن ایئر نہیں ہو سکا، لیکن جس کی کاپی کراچی سے شائع ہونے والے ایک انگریزی ماہنامہ ہیرلڈ کے پاس ابھی تک محفوظ ہے، اس میں مبینہ طور پر اقرار کیا گیا کہ اگر عدالت سے کسی معاملے کو چھپایا جائے یا اپنے حلفیہ بیان میں غلط بیانی کی جائے تو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 193 کے تحت عدالت 3 سے 7 سال کی سزا دے سکتی ہے۔ جب بیگم نصرت بھٹو کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ ہوا تو زرداری صاحب کے وکیل ابو بکر زرداری نے کہا کہ اگر کسی کی جائیداد اپنی محنت اور ذاتی کمائی سے خریدی گئی ہو تو اس میں ماں کا حصہ نہیں بنتا، لیکن اس بارے سپریم کورٹ کے بہت سے سابق جج حضرات کے علاوہ سابق چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی سے اس قانونی نقطے بارے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا he dealt with countless succession cases as a judge in the High Court and Supreme Court, but is unaware any Supreme Court judgment that distinguishes between legal heirs on the basis of inherited and self-acquired property. پاکستان بھر میں
وراثتی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے متوفی یا متوفیہ کے ورثاء کی جانب سے درخواست دائر ہونے کے بعد قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عدالت کی جانب سے وارثان کے حق میں مطلوبہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے پہلے اخبارات میں باقاعدہ اشتہار دیا جاتا ہے تاکہ کوئی اس جائیداد کے قانونی وارث کو چھپا نہ سکے، لیکن یہاں پہ کسی اخبار میں کوئی اشتہار بھی نہیں دیا گیا اور چپکے سے اس کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تو بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کے لوگ، ان کی زبان سے جب کرپشن، عمران خان کے خلاف کرپشن کے الزامات کی بات کی جاتی ہے تو وہ نہ جانے کیوں اپنی سیاسی زندگی کے اے سے لے کر زیڈ تک کرپشن کی داستانوں کو بھول جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک طرف اور زرداری فیملی ایک طرف، ان کا نام ہی کرپشن سے جڑا ہوا ہے۔